भट्ट कहते हैं प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। मतलब कि ये जो बातचीत जो है, ये जो निबंध है, इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। मतलब कि इस चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट जो है वो ये बताते हैं कि ईश्वर ने इंसान को बहुत सारे वस्तुएं दी है ना, बहुत सारी चीजें दी। इसमें से जो है ना, बहुत सारी चीजें, इसमें से इंसान को ईश्वर ने एक शक्ति दिया है, जिस शक्ति को हम लोग कहते हैं वाक शक्ति। मतलब बोलने की क्षमता, बोलने की पावर जो है, ये एक शक्ति मिली है। तो इसका हम लोग को सही इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत अच्छा ये चैप्टर लिखा गया हुआ, इंसान के बोलने की कला जो होती है, उस कला पे जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर लिखा गया हुआ है। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं न होती है तो हम नहीं जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अब यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट ये कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर जो है ना बोलने की अगर क्षमता नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो कहते हैं हम लोग नहीं जानते हैं कि इस सृष्टि का, मतलब कि संसार का, इस जगत का क्या हाल होता, वो आज कैसे अपनी जिंदगी को गुजारते, कैसे जीवन यापन करते, ये कोई नहीं जानता है अगर बोलने की शक्ति नहीं होता। क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बोलने की वजह से हो रहा है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा जाता है। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिया गए होते। अब ये कहते हैं कि अगर बोलने की शक्ति इंसान को नहीं होती तो सबको जो है ना, यह सब जो है लुंज पुंज अवस्था में, मतलब कि बिना हाथ पांव जो कहते हैं, जिसको बिना ना हाथ हो ना पांव हो, उसको लुंज पुंज अवस्था कहते हैं। तो सबको एक कोने में बैठ गए हुए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, और यही नहीं, लेखक जो है सो बातचीत के तरीके भी बताते हैं। जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। जैसे कि घर का जो बातचीत होता है तो मन को बहलाने का जो है ना एक तरीका, एक ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। बात बिल्कुल सही बोले कि इंसान जो है अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए जिस तरह से उसको खाने की जरूरत होती है, पीने की जरूरत होती है, चलने की जरूरत होती है, फिरने की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जो है इंसान को अपनी जिंदगी को और मजेदार बनाने के लिए बातचीत की भी जरूरत होती है। आगे कहते हैं हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल जाता है। और बात तो बिल्कुल सही है कि जो भी हम लोग के माइंड में, दिमाग में जो है ना कुछ गंदगियां छुपी हुई होती है, बातचीत जब करते हैं तो वो बाहर निकल आता है। आगे कहते हैं इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और हमारा मन जो है, चित्त मतलब मन, वो हल्का और स्वच्छ जो है सो हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और ये बहुत अच्छा लाइन कहे हैं कि कौन इंसान के अंदर कौन सी क्वालिटी है, वो उसका गुण कैसा है, क्या वो इंसान अच्छा है या खराब है, जब तक वो इंसान बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलता है। और यहीं पे जो है सो बालकृष्ण भट्ट जो कहते हैं कि किसी को, कौन से इंसान के अंदर क्या दोष है, क्या खामियां है, क्या खूबियां है, जब तक वो बात करता नहीं तब तक बाहर जो है सो आता नहीं है। जब वो बात करता तभी पता चलता कि भाई ये इंसान कैसा है। आगे कहते हैं महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। अब यहाँ पे बेन जॉनसन एक बहुत ही महान है, लेखक है, डिक्शनरी का खोज करता है। उनका ये कहना था कि इंसान जब तक बोले नहीं, इंसान जब बोलता है ना तो ही उसके अंदर की जो क्वालिटी होती है ना वो हम लोग के सामने पता चल पाता है कि नहीं। जो उसके अंदर जो खामियां या खूबियां वो हम लोग की आंखों के नजर जो है आ पाता है, हम लोग उसके बारे में जान पाते हैं। आगे चलिए, आगे क्या कहा गया इस चैप्टर में। आगे कहते हैं वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल रामौल वल कहलाएगी। यूरोप के लोग से बातचीत करने का हुनर है, जिसे आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है सो क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत को केवल रामावल ही कहते हैं। यहाँ पे रामावल लिखा गया हुआ, यहाँ पे सिर्फ हुआ होगा, आकार नहीं होगा।
तो जो मतलब कि राम रमोल मतलब क्या होता है कि जो चार लोग बात करते हैं उसको राम रमोल कहते हैं। तो चार लोगों से बात करने का तरीका जो तो राम रमोल ही होता है। आगे वो कहते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं उनको बात करने का हुनर है, बातचीत करने का हुनर है। यूरोपीय सभ्यता में जो भी देश आते हैं तो लोगों को बात करने का हुनर है, और उस बात करने के हुनर को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आगे बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। और अंत में ये भी कहते हैं वो कि हम लोगों को वो शक्ति पैदा करनी चाहिए कि हम लोग आपस में अपने में खुद बात करना शुरू कर दे, खुद से बात कर लिया करें, जो बहुत एक अच्छा तरीका है, उत्तम तरीका है। तो चलिए कहानी में क्या कहा गया इसको जानते हैं। कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में से एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। मतलब कि ये कहानी अमृतसर के एक नगर से शुरू होती है, एक चौक से शुरू होती है, और वहां पे एक लड़का और एक लड़की की मुलाकात होती है। वो जो लड़की है वो 8 साल की है, सिख है, और लड़का जो वो 12 साल का, ये भी एक सिख समुदाय से बिलोंग करता है। दोनों की गुफ्तगू वहीं पे होती है। और बात याद रखिएगा, ये कहानी जो है ना 5 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में युद्ध का चर्चा किया गया हुआ, और दो भागों में जो है ना इस कहानी का जो है सुवर्णन किया गया है, जो शुरू में हुआ और वो अंत में हुआ, जो ये सिलसिला शुरू होता है मिलान का, ये चीज का जिक्र किया गया हुआ है। और ये कहानी इतनी दिलचस्प कहानी, इतनी अच्छी कहानी कि इस पे फिल्में भी बन चुकी है। दोनों ही बालक बालिका अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुरा के बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई का मतलब होता है सगाई, कि क्या तुम्हारी सगाई हो गई? ये जैसे वो लड़का सवाल करता है, जब दोनों की मुलाकात एक जगह पे होती है तो वो लड़का सवाल करता है उस लड़की को देख करके, क्या तुम्हारी सगाई हो चुकी है? लड़की सिर्फ 8 साल की थी, लड़का 12 साल का। लेकिन पहले का चलन था कि नहीं, बाल विवाह का बहुत ज्यादा चलन था। 8 साल 9 साल 10 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। वही वहां पे पूछते, क्या तुम्हारी सगाई हो गई? इस पर बालिका कुछ आंखें ओढ़ चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, और लड़की वहां से चली जाती है, और लड़का मुंह देखता रह गया। तो मतलब जब ऐसा सवाल वो लड़का करता है तो लड़की जो है धत की आवाज में, जो एक कॉमन वर्ड है धत, जो है ना नाक का एक इशारा होता है, धत कह करके वो वहां से दौड़ते हुए चली जाती है, और लड़का उसको देखता ही रह जाता है। यह दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर तो कभी कहीं टकराई जाती, मतलब कभी दुकान पे हो, कभी चौराहे पे हो, एक दूसरे से हमेशा मुलाकात हो ही जाती थी, टकरा ही जाता था दोनों जो है। अब आगे क्या होता है, और वही प्रश्न लड़का करता और लड़की भी वही सवाल देती, धत कहते हुए वहां से वो निकल जाती। अब चलिए कहानी में जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही क्वेश्चन पूछा, और बालिका ने उत्तर लड़की को और बालिका ने उसका उत्तर लड़की की लड़के, यहाँ पे लड़की लिखा गया, यहाँ पे लड़का होगा कि नहीं, लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया और बोली हाँ हो गई। मतलब कि एक बार जो ऐसी घटना घटती है कि वो लड़का सवाल करता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम्हारी सगाई हो गई? तो लड़की जो है ना जवाब देती है इस बार जो है, लेकिन लड़के के विरोध में, लड़के के खिलाफ में वो जवाब देती है। लड़का ये उम्मीद जताया हुआ था कि लड़की जवाब देगी कि ना नहीं हुई है, लेकिन लड़की जो है वो गुस्से में आकर कहती है कि हाँ सगाई हो गई। आखिरकार उसकी सगाई जो सो हुई थी या ना हुई थी कहानी में वर्णन नहीं किया गया हुआ है, लेकिन वो जो है लड़की कहती कि हाँ सगाई हो गई। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है कब हुई है। जब ये सवाल और लड़की जवाब देती कि हाँ हो गई, तो सवाल करता कब हुई है सगाई? लड़की कहती है कल हुआ है ना, कल हुई है सगाई, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। अब लड़की जवाब देती कि मेरी सगाई कल हुई है, तुम ये देखते नहीं है। सालू का मतलब होता है साल, है ना, शाल होता है, एक ऐसा ओढ़नी, एक ऐसा दुपट्टा, एक ऐसा साल जो सगाई के वक्त जो है ना लड़की जो है सो ओढ़ती है, पहनती है कि नहीं, और ये लाल कलर का होता है, उसी को सालू कहते हैं। तो लड़की ये सारे करती है कि तुम ये सालू नहीं देख रहे हो, है कि नहीं, ये मेरी सगाई की पहचान है, कल ही मेरी सगाई हुई है। और यह कहकर भाग जाती है, और इतना कहने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है, भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता है, मतलब बिजली टूट पड़ता है, एकदम पहाड़ टूट पड़ता है, और वह किसी को नाली में धकेल देता है, और वहां से वो जाने लगता है। जब जाने लगता है तो रास्ते में जो भी मिलता है उसको नाली में धकेल देता है।
किसी छबरी वाले की छबरी गिरा देता है। छबरी जो होता है वो मतलब कि एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी बर्तन, एक ऐसी चीज जिसमें जो ना खाने पीने की चीज रख करके बेची जाती है, उसको छबरी कहते हैं। तो छबरी वाले की छबरी को गिरा देता है। किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, मतलब जब ये जवाब वो सुनता है कि हाँ शादी हो, कितने गुस्से में वो आ जाता है। किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। मतलब कि अगर कोई आ रही है, स्त्री आ रही है जो भगवान का रूप धारण की हुई है और उससे वो टकरा जाता है, अब वो औरत एकदम गाली देना शुरू कर देती है। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है और इसी तरह से कहानी का पहला भाग जो है सो समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से युद्ध वाला जो है सो ये भाग जो है शुरू होता है। इस बालक का नाम लहना सिंह और बालिका का बाद में सुब्रदानी के नाम से के रूप में हमारे सामने आती है। बाद में जो है ना लड़का का नाम सामने आता है कि लड़का का नाम जो था वो क्या था, लहना सिंह था, और लड़की का नाम, मतलब नाम तो यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, सुब्रदान जो है ना एक पोस्ट है, और ये इस लड़की की जिससे शादी होती है वो सुब्रदान था। तो यहीं पे इसका स्त्रीलिंग तैयार कर दिया गया है, सूबेदारनी है ना, सूबेदारनी के नाम से यहाँ पे वो नाम दिया गया हुआ उसका जो है। अब चलिए इस घटना के 25 साल के बाद हम लोग कहानी को शुरू करते हैं कि नहीं। 25 साल बाद, इस घटना के 25 साल बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। 25 साल बाद क्या घटना घटती है, अब थोड़ा चलिए जानते हैं, इस चीज को समझते हैं। लहना सिंह युवा हो गया और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया। अब जो है सो लहना सिंह जो था वो जवान हो गया। 25 साल की बात है तो पॉसिबल से बात है जवान वो हो जाएगा, और जर्मनी के खिलाफ जो है ना लड़ने वाले सैनिक में वो शामिल हो जाता है, भर्ती हो जाता है, और वह 77 राइफल में जमातदार है। और वो जो जमातदार मतलब हेड कांस्टेबल कहते हैं, जो छोटे छोटे अधिकारी पे जो राज करता है, जिसका अधिकार होता है उसको जमातदार कहते हैं, हेड कांस्टेबल जो है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन को किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। उसका जमीन जो था उसके मसले को सॉल्व करने के लिए वो अपने घर आता है। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। और उसके ऊंचे जो अफसर होते हैं उसकी एक चिट्ठी मिलती है कि हम लोग को युद्ध पे जाना है, इसलिए तुम घर से फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे का नाम है बोधा सिंह दोनों को लाम युद्ध पर जाना है। लाम मतलब युद्ध होता है, युद्ध पे जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। और ये बातें दोनों के घर पे पहुंचती है। वो जो है लहना सिंह के भी घर पे वो ये चिट्ठी पहुंचती कि उसको युद्ध में जाना है। और ये जो है वो कौन, हजारा सिंह है कि नहीं, हजारा सिंह जो है सूबेदार मतलब होता है एक छोटा अधिकारी। तो हजारा सिंह को भी जो है ना सो एक पत्र पहुंचती कि उसको और उसके बेटे का नाम है बोधा सिंह, दोनों को युद्ध में जो है सो जाना है। और ये सब लोग एक साथ में ही जाएंगे, है ना, दोनों का घर करीब ही था, तो इसी दोनों का घर करीब था तो इसलिए उसको साथ में जाना था। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। और लहना सिंह वहां से निकलता है, और लहना सिंह जो है जब निकलता है तो उसका रास्ता जो होता है उसी रास्ते में जो है ना सूबेदार का घर भी पड़ता है। अब जब उसके घर पे लहना सिंह जो है सो पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद क्या घटना घटती है, चलिए अब इस चीज को जान लेते हैं। यहीं पे कहानी की नई मोड़ लेती है। सूबेदार के घर पे पहुंच गए। जब तीनों चलने लगे तब अकेले में सूबेदारनी उसे कुरमाई हो गई वाला वाकया दोहराकर 25 साल पहले की घटना की याद दिलाती है। अब होता क्या है, वहां पे जब तीनों निकलने लगते हैं युद्ध के लिए, वो लहना सिंह, सूबेदार जो है सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह, जब तीनों वहां से निकलने लगते हैं तो होता क्या है, ये जो सूबेदारनी रहती है वो लहना सिंह को बुलाती है कि नहीं, और लहना सिंह को अकेले में कहती है वो 25 साल पहले जो घटना घटी थी उस घटना की याद दिलाती है कि नहीं, घटना की याद दिलाती है कि सगाई हो गई, सगाई हो वाली घटना को 25 साल पहले को याद दिलाती है। और याद दिलाते हुए कहती है कि जिस तरह से उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। यहाँ पे एक बहुत आप कल्पना कर सकते हैं, शायद वो लड़का पहचान नहीं पा रहा था उस लड़की को, लेकिन लड़की उस लड़के को पहचान लेती है और कहती है कि 25 साल पहले जब हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई थी तो एक समय तुमने मुझे घोड़े से बचाया था, जब घोड़े ने मुझ पर लात चलाया था तुमने बचाया था। ठीक उसी प्रकार आज मैं तुमको एक बात कह रही हूं कि आज मेरे पति और मेरा इकलौता बेटा जो है उसकी रक्षा तुम करना युद्ध में।
अब कल्पना कर सकते हैं जब ऐसी बात कही गई होगी 25 साल बाद जब देखते हैं तो क्या हुआ होगा, उस समय का रिएक्शन क्या। आप इसको ये एक फिल्म जो बनी उसने कहा था अगर ये फिल्म देखेंगे तो शायद बहुत अच्छे से आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा और बहुत पसंद आएगी ये आपको फिल्में जो है। आगे चलिए आगे जानते हैं आगे क्या होता है। वो उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है और वो भीख मांगती है आंचल पसार करके कि मेरे बेटे और पति की रक्षा करना। यह बात ललन सिंह के दिल को छू जाती है और ये लहना सिंह जो है, यहाँ पे ललन लिखा गया हुआ है, लहना सिंह जो है, लहना सिंह उससे ऊंचे अधिकारी थे तो ये जिम्मेदारियां उसको सौंप देती है और ये कहती कि अगर इसको मैं जिम्मेदारियां सौंप दूंगी तो शायद वो मेरे पति और बेटे को बचा ले। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई और उसका बेटा जो था बोधा सिंह, उसके अपने जान की परवाह न करते हुए लहना सिंह ने उसके बेटे की जान बचा देती है, उसके पति की जान को बचा देता है। पर इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो जाता है। अब उसके बेटे की जान तो वो बचा लेता है लेकिन इस कोशिश में लहना सिंह खुद जो है सो घायल हो जाता है। उसने अपने घाव पर, कमर में वो गोली शायद लगा था, बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला किया। और उन्होंने क्या किया, जहां पे गोली लगी थी कमर में, वो कमर में एकदम कसर के पट्टी बांध लेता और किसी को बताता नहीं है और जर्मन से वो लड़ता रहता है, युद्ध करता रहता है। अब चलिए आगे क्या होता है आगे जान लीजिए। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा। अब जब युद्ध खत्म हो जाती है तो उसके बाद दोनों को गाड़ी में बैठा दिया जाता है और बैठाते कौन है, वही लहना सिंह ही बैठाते हैं। और बैठाने के बाद उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैं कर दिया। और ये बातें जो है ना उस हजारा को कहते हैं, हजारा को, और कहते हैं कि जब तुम घर जाना तो तुम अपनी पत्नी से ये कह देना कि जो उसने मुझसे कहा था मैं वो वादा निभा दिया, मैं वो वादा पूरा कर दिया, मैं वो चीजें कर करके दिखा दिया। अब यहाँ पे जानिए हजारा सिंह का क्या जो है रिएक्शन होता है। सूबेदार पूछता ही रह गया उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। अब उसने पूछता ही रहा कि बताओ कि हमारी वाइफ जो पत्नी जो क्या कहा था, कितने में गाड़ी चालू हो जाती है और गाड़ी वहां से निकल देती है। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा क्योंकि वह खून से, यहाँ पे तार लिखा गया, वह तर आप लोग लिख लेंगे, तर मतलब भीगा हुआ है ना, खून से तर था। अब वो जैसे पानी पीता है और कमर में जो पट्टी बांधे हुआ था उसको खोलता है जो एकदम खून से पूरा लथपथ था, पूरा भीग चुका था, तथा मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के सामने घूम गई और अंतिम वाक्य जो उनके मुंह से निकला वह था, उसने कहा था, है कि नहीं। मतलब कि जब वो पट्टियां खोला, खून से लथपथ था, मरने ही वाला था, सब मंजर उसको याद आ रहा है। और आखिरी सेंटेंस जो था, आखिरी वाक्य जो था वो ये था, उसने कहा था है कि नहीं, इसीलिए मैंने अपना वादा निभाया और अपनी जान खेलते हुए मैंने उसके बेटे और उसके पति को बचा लिया। लेकिन अगर वो नहीं कहती तो शायद मैं आज जीवित होता और उसके पति का और उसके बेटे की मृत्यु हो जाती, लेकिन उसने कह दिया था, इसलिए मैं अपनी जान को खेलते हुए मैंने उसके बेटे और उसके पति को बचा लिया। और उसके बाद अगले दिन होकर के अखबार में छपता है, फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदानों में घाव से भरा, नंबर 76 सिख राइफल जमानदार सिंह, है कि नहीं। इस चीजों को जो है सो अखबार में छापी जाती है। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय, उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसी कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्य को स्मरण रख उसके पति व पुत्र की सुरक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था और इसलिए उसने अपनी जान को दे दी और उसके पति और बेटे को बचा लिया। इसको शायद कहते हैं सच्चा लव, अच्छी मोहब्बतें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम लोग जो है सो समझते हैं इस चैप्टर के सारांश को, कहानी को, ये सारांश को कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। अब ये संपूर्ण क्रांति जो है ना
5 जून 1974 को जो है पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया हुआ एक भाषण है, और उसी भाषण को जो है ना, भाषण के कुछ बातों को निकाल कर करके आपके चैप्टर में जो है सो दे दिया गया हुआ है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनशक्ति पटना से प्रकाशित हुआ, और ये पूरा भाषण आप जानना चाहते हैं तो जनशक्ति जो है ना पटना से जो सो प्रकाशित हुआ, ये किताब में जो है ना पूरी भाषण को जो है सो लिखा गया हुआ है। चलिए आगे क्या कहा गया है, आगे जानते हैं। इनका भाषण संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर के सुनती रही। अब ये जो भाषण दिए थे जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में, पूरी जनता जो है एकदम मगन होकर के मंत्र मुग्ध होकर के जो है इस भाषण को सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिए। और ये एक ऐसा भाषण था कि इस भाषण को सुनने के बाद लोग जो क्रांतिकारी विचार को जो है सो अपना लिया, और उसके बाद जो है आंदोलन एक बहुत ही बड़ा रूप में जो है सो ये तब्दील हो गया। बहुत ज्यादा लोग जो है इकट्ठे हुए थे पटना के गांधी मैदान में। फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसी कोई प्रेरणात्मक भाषण हुआ। और आज तक जो 1974 में जो भाषण दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, आज तक गांधी मैदान में ऐसी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई जो 1974 में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी। ऐसी भाषण जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई थी। अपने भाषण के प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफी संघर्ष करने होंगे। तो जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं, और खास करके युवाओं को, जो नौजवान हैं उनको कह रहे हैं कि हमको जो है हमारा देश मिल गया, अपना राज्य मिल गया, स्वराज मतलब अपना देश मिल गया, लेकिन इसको जो सुंदर बनाने के लिए, सुशासन मतलब सुंदर बनाना, उत्तम राज्य बनाना, सुंदर बनाने के लिए अभी हमको काफी संघर्ष करना होगा। अभी ऐसा ही हमको सुशासन नहीं मिल जाएगा। भाषण के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है, और ये सुशासन के लिए जो है ना जयप्रकाश नारायण ये नेहरू का एग्जाम्पल देते, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल देते, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि सुशासन के लिए, एक सुंदर देश के लिए हमको अभी कई मील तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है। इसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा, त्याग करने होंगे। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान है। यानी कि वो कहते हैं कि हमारे समाज में अभी भी भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जैसे दानव सब वर्तमान में मौजूद है। उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा, इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। इतनी बातें अपने भाषण में जैसो कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे वो क्या कहते हैं भाषण में। बहुत ही जोरदार भाषण ये हुआ था। लोग जो है पूरा एकदम क्रांतिकारी का रूप जैसो अपना लिए थे, और शायद गांधी मैदान में आज तक कोई भी ऐसा भाषण नहीं हुआ। आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी कह करके पुकारा, और ये जो है सो खास करके युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि युवा आए और देश को सुशासन बनाने में अपना योगदान दे, और इसलिए उन्होंने नारा दिया था, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का नारा जो उन्होंने दिया था। लोगों के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कांधों पे ले लिया। उन्होंने जन संघर्ष समिति का गठन किया, और इस आंदोलन का नेतृत्व वो खुद कर रहे थे, और इसके लिए वो एक समिति का गठन करते हैं जिनका नाम दिया जाता है जन संघर्ष। आगे चलिए, आगे क्या कहा है ये जानते हैं। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिका प्रवास की बातें कही, यानी कि जब अमेरिका में थे तो अमेरिका में वो कैसे कैसे अपनी जिंदगी गुजारे थे, वो बात पे भी डिस्कस करते हैं। अमेरिका में वे मजदूरी कर पढ़ते थे, यानी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ते थे। पढ़ाई के क्रम में वह घोर कम्युनिस्ट बन गए। जमाना लेनिन का था, अतः लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। लेनिन के मरने के बाद वे घोर मार्क्सवादी बन गए। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए, इसका कारण उन्हें देश की गुलामी माना। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग के माइंड में हमेशा एक बात चलता होगा,
कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी क्या है कि नहीं। देखिएगा, इसको अगर हम लोग हिंदी में तोड़ते हैं, साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी, ये तीन आता है कि नहीं। साम्यवादी, समाजवादी और पूंजीवादी, इस पे मैं एक अच्छे से टॉपिक बनाऊंगा। साम्यवादी और समाजवादी और पूंजीवादी होता क्या है, ऐसे शॉर्टकट में समझ लीजिए। जो एक कम्युनिस्ट है या फिर मार्क्सवादी यानी कि साम्यवादी और समाजवादी जो है, दोनों की सोच ये है कि एक समाज में जो है सो समानता लाया जाए, इक्वालिटी लाया जाए, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। वो तरीका क्या क्या है, कभी इस पे मैं एक डीपली टॉपिक जो है सो बनाऊंगा। तो वो कहते हैं कि जब वो अमेरिका में थे तो उस समय लेनिन का जमाना था, इसलिए वो बहुत कम्युनिस्ट बन गए, लेकिन उसके मरने के बाद जो है ना सो मार्क्सवादी बन गए। और उसके बाद अमेरिका, इंडिया से आने के बाद जो है, वो अमेरिका से लौटने के बाद जो सो कांग्रेस में ये दाखिल हो जाते हैं, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने किया, उन्होंने अपने भाषण में किया। लेकिन जब जो है वो आंदोलन कर रहे थे, जब वो आंदोलन अपना कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार जो है वो इस भाषण को असफल बनाने के लिए वो कौन कौन से हथकंडे अपनाए, जयप्रकाश इसके बारे में भी जो सो बोलते हैं। और आगे कहते हैं, लोगों को ट्रेन से उतारा गया, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से है, उनके गलत सिद्धांतों से है, उनके गलत कामों से है। ये जो है सो उनका कहना था, जयप्रकाश नारायण का, कि देखिए किसी भी इंसान, मेरी दुश्मनी इंदिरा गांधी से नहीं है, एक व्यक्ति से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई जो है ना उनकी गलत नीतियों से है। जो उसकी गलत नीतियां होती है, उनकी गलत जो सिद्धांत है या फिर उनके गलत जो काम है, उससे हमारी लड़ाई है। आगे चलिए, आगे जो है लास्ट में, अंत में भाषण में क्या कहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। भाषण के क्रम में वे बापू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ तो करते हैं। वे गांधी जी का विरोध भी करते थे, क्योंकि वे घोर कम्युनिस्ट थे, यानी कि वो जो है सो फिर विरोध भी करते हैं। विघोर कम्युनिस्ट थे, यानी कि गांधी जी का वो विरोध भी करते हैं, प्रशंसा भी करते, तारीफ भी जो है सो करते हैं। अपने भाषण में वे नेहरू की विदेश नीति के विरोध की चर्चा करते हैं, और साथ में जो है ना सो नेहरू की भी विदेश नीति जो थी उसकी चर्चा वो करते हैं। राष्ट्रनीति पर उनके नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था। भाषण के क्रम में उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की, लेकिन जेपी आंदोलन में दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। वे जनता की भावनाओं के विरोध जानना नहीं चाहते थे, जाना नहीं चाहते थे। भाषण के क्रम में केवल उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा की। साम्यवाद एवं दल विहीन एवं राज्य विहीन समाज में संबंधों की चर्चा जेपी ने की। आगे लिखते हैं, अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। देश का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। यह एक ललित निबंध है। दिनकर जी ने इसके द्वारा तुलनीय दो विरोधी या पूरक वस्तुओं, मूल्यों या स्थितियों का गद्य-गीतात्मक इतिवृत्तपूर्ण व्याख्यान किया है। इसमें एक तरफ विशिष्ट पद रचना की रीति है, तो दूसरी ओर चिंतन प्रमाण सूत्र है। एक ओर मानवीय कण की प्रतीकात्मकता है, तो दूसरी ओर कथा की सरसता। हिंदी साहित्य के इतिहास में नागेंद्र जी ने कहा है, पैने तर्कों और विश्लेषण की अद्भुत क्षमता ने दिनकर जी के निबंधों को विश्वसनीय बनाने में पूरा योग दिया है। इस निबंध में दिनकर जी की संवेदना, भावबोध और काव्य संस्कार का इस पर गहरा असर है। तो आइए इस निबंध के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए उसके सारांश को भी देखते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु आपके स्क्रीन पे हमने लिख दिए हैं। वह कुछ इस प्रकार है: अर्धनारीश्वर रूप का स्मरण और आदि मानव का इतिहास, आज के समाज में नारी के प्रति विचार, बौद्ध और जैन धर्म में नारी स्थान, साहित्यकारों की नजर में स्त्री, और अंत में अर्धनारीश्वर एक दूसरे के पूरक। यह इस अर्धनारीश्वर निबंध के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए अब इन पे चर्चा करते हैं। पहला बिंदु,
अर्धनारीश्वर रूप का स्मरण और आदि मानव का इतिहास। इसमें निबंध की शुरुआत में ही दिनकर जी अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के रूप की चर्चा करते हुए यह याद दिलाते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है। फिर दिनकर जी आदि मानव के समय का नर नारी के रूपों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया था। उनका तर्क था, हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, न आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। आगे की बिंदु आज के समाज में नारी के प्रति विचारों को दर्शाते हुए दिनकर जी कहते हैं कि किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है, विचार पति और भावना पत्नी रही है। जहां भी कर्म क्षेत्र की कोई बात होती है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है तो उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक है। आज के समाज में नारी के प्रति विचारों को लेकर के आगे वो कहते हैं कि कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता, किंतु कुंतिया और गांधारियां तब भी निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट हैं। इसी तरह के और भी कुछ उन्होंने इसमें तर्क दिए हैं। अगला बिंदु बौद्ध और जैन धर्म में नारी का स्थान। दिनकर जी कहते हैं कि बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए बिंब का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब वह पुरुष होकर जन्मेंगी, संन्यास वे तभी ले सकेंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से इसी पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु वह अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। इन बातों से दिनकर जी यह दर्शाना चाहते हैं कि धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। और इसी में आगे वह कहते हैं, जो प्रवृत्ति मार्गी हुए यानी जो संसारिकता में विश्वास करते हैं उन्हें यहाँ पर प्रवृत्ति मार्गी कहा गया है। तो कहते हैं कि जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वह आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। किंतु निर्वृत्ति मार्गी निकले, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब व्यक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना माने जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवित
वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। दिनकर जी कहते हैं कि इस स्थिति में जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होंगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्य आत्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय री नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। यहाँ पर प्रवर्तित धर्म में दिनकर जी ने नारी के स्थानों को व्याख्यायित किया है। आइए अगला बिंदु साहित्यकारों के नजर में स्त्री की क्या स्थिति है उसको देखा जाए। दिनकर जी ने यहाँ पर बर्नार्ड शॉ के विचार नारी को अहेरिन और नर को अहेर जो माना है उसको लेकर के वो नाराजगी प्रकट करते हैं। वैसे अहेर मने शिकार होता है और अहेरिन मने शिकारी होता है। यानी बर्नार्ड शॉ का कहने का मतलब है कि नारियां शिकारिन होती हैं और नर शिकार होता है। दिनकर जी फिर कहते हैं असल में विकार नारी में भी है और नर में भी, तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम पुरुष में अधिक होते हैं, एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। आगे रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह भी उसका अर्धनारीश्वरी रूप नहीं है। इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार प्रसाद जी की ईड़ा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते थे। और रविन्द्रनाथ जी का भी मत और भी स्पष्ट है कि नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। फिर दिनकर जी यहाँ पे अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। दिनकर जी ने यहाँ पर नारी के गुणों पर बल देते हुए कहा है कि अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती, वह प्रेरणा की उद्गम शक्ति का स्रोत और पुरुष की क्लांति की महा औषधि हो उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि नर और नारी में एक दूसरे के गुण कहीं न कहीं छिपे हुए हैं, किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर के नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। नारी का जो गुण ममता, प्रेम और सहानुभूति का रहा है वह सर्वथा उचित रहा है और यही गुण पुरुषों में भी होना चाहिए। अब आइए इसके अंतिम बिंदु अर्धनारीश्वर एक दूसरे के पूरक को देखा जाए। अर्धनारीश्वर रूप की चर्चा करते हुए दिनकर जी फिर कहते हैं कि आज के समाज में इससे बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। इसके तर्क में उन्होंने गांधी जी की चर्चा करते हुए कहा है कि गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम ही है बापू मेरी माँ। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि दया, माया, सहिष्णुता और कायरता ये स्त्रियों को गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से यानी इसको अपनाने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? दया, माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने की नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है।
दिनकर जी कहते हैं कि जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। तो अभी आप सुन रहे थे दिनकर जी के निबंध अर्धनारीश्वर का सारांश। समक्ष गैंग्रीन अथवा रोज कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। यह कहानी अज्ञे जी द्वारा लिखित बहुचर्चित कहानी है। अज्ञे जी आधुनिक कथाकार हैं। कविताओं की तरह इन्होंने कहानियों में भी प्रयोग किए हैं। शिल्प की दृष्टि से अज्ञे प्रयोगधर्मी रचनाकार रहे हैं। इनके आने से कहानी लेखन में बदलाव आया। अज्ञे जी ने लगभग 60 कहानियां लिखी हैं। जिज्ञासा 1929 में लिखी इनकी पहली कहानी है। दूसरी विपथ गाथा है जो 1931 में लिखा इन्होंने, और गैंग्रीन इनकी तीसरी कहानी है जो 1934 में लिखा है। इस कहानी को लिखते वक्त अज्ञे जी की उम्र मात्र 23 वर्ष थी। त्रिपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी के बाद 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1950 और ये तेरे प्रतिरूप उनके कहानी संग्रह है। बहुचर्चित कहानी गैंग्रीन का ही नाम आगे बदलकर रोज हो गया है, अर्थात गैंग्रीन और रोज एक ही कहानी है। इसका कारण कहानी की कथा वस्तु है। कथा वस्तु के हिसाब से ये दोनों ही नाम उपयुक्त हैं। गैंग्रीन बीमारी हाथ पैर में होने वाली ऐसी बीमारी होती है जिसमें उस अंग को काटना ही पड़ता है। यह अक्सर लोहे के काम करने वाले या सड़क बनाने वालों को होता है। इस बीमारी की तरह कहानी में डॉक्टर महेश्वर का व्यवहार नितांत ही अपने परिवार के प्रति भी वैसा ही है, जो आगे भी इसी तरह बढ़ती रहती है। उन्हीं की तरह उदासीन उनकी पत्नी मालती भी हो जाती है। वह रोज एक यंत्र यानी मशीन की तरह काम करने लगती है और उसका मातृत्व भावना भी कम हो जाता है। प्रतिदिन यही चलता है, जिसके कारण इस कहानी का नाम रोज भी सार्थक प्रतीत होता है। गैंग्रीन अथवा रोज मध्यम वर्गीय जीवन की एक रास्ता का प्रतीक है। इसमें बदलते सामाजिक मूल्यों और स्थितियों के तहत मध्यम वर्गीय जीवन की जड़ता का चित्रण बहुत बारीकी से किया गया है। आइए कथा वस्तु को देखते हैं। इसमें पात्रों की बात किया जाए तो मालती प्रमुख पात्र है। पूरा सुबह से लेकर के रात को 11 बजे तक पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और साथ में दूसरा पात्र महेश्वर जो मालती के पति हैं, तीसरा पात्र टीटी है जो उनका खुद का छोटा सा बच्चा है, और चौथा पात्र मैं अर्थात कहानीकार। मैं शैली में यह लिखी गई कहानी है और जगह पहाड़ी पर सरकारी डॉक्टर का आवास है। कहानी के तौर पे अगर बात किया जाए तो यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। मालती डॉक्टर महेश्वर की पत्नी है। महेश्वर किसी पर्वतीय प्रदेश में एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। मालती का बाल सखा उसके घर पर अतिथि बनकर पहुंचता है। मालती उसका सत्कार करती है, किंतु सत्कार में वह रुचि नहीं दिखाई पड़ता है जो नॉर्मली होता है। उसका बधा जीवन यंत्र की भांति ही गतिशील रहता है। मालती की इस स्थिति को देखकर उस बाल सखा यानी बचपन के उसके मित्र को कष्ट होता है। महेश्वर के साथ वार्तालाप में भी मालती की कोई रुचि नहीं रहती है और वह अपने काम के प्रति ज्यादा तत्पर रहती है। पुत्र के प्रति भी उसका वात्सल्य कम ही दिखाई पड़ता है। महेश्वर का जीवन भी मालती के जीवन के ही भांति एक रास्ता से आक्रांत है। उसके जीवन में भी कोई नूतनता नहीं है, वह भी परिस्थितियों से जकड़ा है। इस एक रास्ता में मालती और महेश्वर के हृदय में एक आंतरिक वेदना घर कर गई है। दोनों ही जीवन के अभ्यस्त पथ पर एक निर्दिष्ट गति से गतिशील हो रहे हैं। उसमें न तो कोई नूतनता है और न ही कोई आकर्षण ही। वास्तव में इस वातावरण प्रधान कहानी में पात्रों की आंतरिक धाराएं ही प्रमुख है। इसमें पात्रों की अहमियत भी उतना महत्व नहीं रखती जितने की उनमें व्यंजित मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया। इन मानसिक घटनाओं ने ही कहानी के कथानक का रूप धारण कर लिया है। इस कहानी की रोचकता का प्रमुख कारण है वातावरण की जड़ता का प्रभाव, जो प्रत्येक स्तर पर घना होता है। कच्ची अमियों को तोड़ना, पुस्तकों के पृष्ठों को फाड़ डालना मालती के चपलता का द्योतक है। यह उसके बचपन की घटनाएं हैं। विवाहोपरांत वातावरण विशेष में पढ़कर
दब जाना उसकी पूर्ण वृत्तियों के पूर्णतः विरोधी हैं। उसके भाग्य का ही विडंबना है कि उसे ऐसा पति मिला है जिसका जीवन एक नीरस ढर्रे पर चलने वाला है। फलतः यौवन में जहां अनेक वृत्तियों का और अधिक विकास होना चाहिए, वहां उसके जीवन में सूनापन है। उसके जीवन को जीवन कहना ही व्यर्थ है। वह तो मात्र एक बोझ जैसा है जिसे मालती थकान की सांस लेकर क्षण प्रतिक्षण ढोती रहती है। समीक्षा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। संवाद भी बहुत ही छोटे छोटे लिए गए हैं और अच्छे संवाद लिए गए हैं। इसमें ज्यादा संवाद मालती के अपने हैं, बहुत छोटे, या फिर लेखक के हैं। यह मैं कोई और भी हो सकता है, क्योंकि यह शैली भी होती है लेखन की। कहानी का आरंभ वाक्य ही घर में व्याप्त जड़ता व निरस्ता का परिचायक है। उस घर पर उसकी छाया इतनी गहरी एवं बेधक है कि कहानी में मैं पात्र को सूने आंगन में पैर रखते ही उसका अनुभव होने लगता है, क्योंकि उस वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्श्य, बोझल एवं घना सा फैला रहता है। आगे का प्रत्येक वाक्य इस प्रभाव को और अधिक तीव्र करता जाता है। कहानी की प्रत्येक घटना उस एक रास्ता की छाया को ही व्यंजित करती है। इस एक रास्ता के कारण ही मालती और महेश्वर दोनों में थकान, यांत्रिकता, अनुभूतिहीनता एवं निरस्ता आ गई है। फलतः घर पर मंडराती वह छाया बराबर घनी होती गई है। कहानी का मैं पात्र उस छाया को कहानी में 5 बार देखता है। पहले वह छाया को मंडराती हुई देखता है, दूसरी बार उसे घर में छाए हुए देखता है, तीसरी बार वह घर करते देखता है, चौथी बार वह उसे घर को घेरते देखता है और 5वीं बार वह उसे और भयंकर रूप में कुटुंब में बैठते हुए देखता है। यहां तक कि उस छाया में मैं पात्र भी अपने को बचा नहीं पाता है। इस कहानी की भाषा शैली सरल एवं प्रवाहपूर्ण है, तथापि उसकी व्यंजना शक्ति बड़ी ही गहन है। इसका प्रत्येक शब्द एवं पद एक विशिष्ट ओजपूर्ण व्यक्तित्व से समन्वित है। वातावरण के सूक्ष्म एवं अव्यक्त प्रभाव को जीवंतता प्रदान करने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, वे उस भाव को पूर्णतः वहन करने में तो समर्थ है ही। जैसे वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्श किंतु फिर भी बोझिल और घना सा फैल रहा था। अज्ञेय जी शब्द के महत्व और उसकी शक्ति के पूर्णतया जानकार है। इसी कारण अव्यक्त स्थिति एवं अनकहे भाव को भी सटीक व्याख्या करते चले गए हैं। अपने तथ्य की चोट वे कहानी में बराबर करते चलते हैं। भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है। भाषा एवं भाव की प्रेषणीयता पाठकों के हृदय में मालती के प्रति सहानुभूति जागृत कर देती है। भाषा शैली का एक उदाहरण देखिए। उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था। मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा है, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनर्जीवित करने की। इस प्रकार के पारिवारिक वातावरण की स्पष्ट किंतु गहरी छाप पाठकों के हृदय पर डालना इस कहानी का मूल्य कथ प्रतीत होता है। पारिवारिक वातावरण की गहरी एवं स्पष्ट विसंगति को उपस्थित कर कहानीकार प्रकारांतर से वर्तमान युग के परिवारों को सचेष्ट करना चाहता है, ताकि समय रहते वे जीवन की एक रास्ता को तिलांजलि देने का भी प्रयास करें। एक रास्ता की घुटन भरी जिंदगी से त्राण पाने की कोशिश करें, अन्यथा यह एक रास्ता भविष्य में गैंग्रीन की भांति एक घातक बीमारी के रूप में परिणित होकर संपूर्ण परिवार को ही तबाह कर देगी। चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, जो लिखा गया हुआ भगत सिंह के द्वारा। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में यही बताया गया हुआ कि किस तरह से स्टूडेंट को जो है, विद्यार्थी को जो है वो पॉलिटिक्स से, राजनीतिक से जो है ना संपर्क रखनी चाहिए और उसमें किस तरह से उसको योगदान देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। और इसकी किताब है विद्यार्थी और राजनीतिक। उसी से ये अंश जो है लिया गया हुआ, जो उसमें अपनी बातें लिखे थे, वहां से ये बात निकाली गई है।
भगत सिंह महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे ना, यहाँ पे विचारक कर लीजिएगा। तो आप सबको मालूम है कि ये क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, विचारक थे, और बहुत ही कम उम्र में जो इनको फांसी की सजा भी हो जाती है, और बहुत कम उम्र में जिससे बहुत कुछ करके चले गए। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ राजनीतिक में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। बात बिल्कुल वो सही कहे कि स्टूडेंट को, विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ जो है ना, पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी अपनी दिलचस्पी लेनी चाहिए। लेकिन आजकल देखेंगे बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स में जो है सो दिलचस्पी रखते हैं, और खास करके साइंस वाले स्टूडेंट को देखिए, कॉमर्स वाले को देखिए, तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, और वो कहते हैं भाई हमको पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, ये तो आर्ट्स वाले का काम है। ये आर्ट्स वाले काम नहीं भाई, आप सबका काम है, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, क्योंकि आपके ही हाथ में जो है ना भारत का भविष्य है। आप हर एक प्रॉब्लम को, परेशानियों को जानते हैं। अगर पॉलिटिक्स से आप जुड़े रहेंगे तो शायद आप आगे चल करके भारत के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। यदि कोई इसे मना कर रहा हो तो समझाना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। अगर कोई इसे मना करे तो उसको आप समझाइए कि अगर आप राजनीति में आएंगे तो जाकर के आप देश की तरक्की कर पाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा संयंत्र है कि आप क्यों पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। अगर कोई देश की समस्या है तो आप जान रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के पास हर एक खबर होती है, दुनिया में क्या घटना घट रही है, क्या नहीं हो रही है, सब कुछ मालूम होता है। तो वो इसमें कुछ अपना योगदान दे सकता है, तो उसको समझानी चाहिए कि आप पॉलिटिक्स में जो है सो आइए। और ये समरी आप बेधड़क बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हैं, जो पूछ देगा कि भगत सिंह एक पत्र और एक लेख का जो है, एक लेख और एक पत्र का जो है सो ये समरी लिखे, सारांश लिखे, तो इस सारांश को आप बेधड़क लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के अनुसार ही, वर्ड लिमिट के अनुसार ही मैं ये समरी तैयार किया हूं। आगे चलेगा, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। और विद्यार्थी के युवा होते हैं, और रैली में बात सही है कि एक विद्यार्थी के हाथ में देश की जो है सो बागडोर होती है। और जहां भी देखिएगा, जिस भी देश में देखिएगा, अगर लीडर जो है लिटरेट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो वो देश ज्यादा तरक्की करता है। अब हमारे देश में क्या है कि जहां पे देखा यह जाता है कि जब कोई ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर पा रहे, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जॉब भी नहीं मिल रहा है, तो जाकर के वो मजबूरन कहा पॉलिटिक्स में आता है, और उसके बाद जो देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। भाई वो तो कुछ मालूमात है ही नहीं, कुछ जानकारी है ही नहीं। वो जब आएगा, आपके एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनेंगे, तो वो आपके लिए क्या करने वाले? भाई कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आप कल्पना कीजिए, जैसे जो भी डेवलप्ड एक कंट्री है, जो डेवलप्ड देश है, वो अपने जीडीपी का 7 से 11-12% तक जो एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च करती है। लेकिन हमारे देश में 0.72 पैसा जो है ना सो टेक्नोलॉजी पे खर्च करती है। आप कल्पना कीजिए कि हम लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में कितना पीछे हैं, कितना पीछे हो चुके हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो इसको वो 2% तक लेकर गए थे, और उनका टारगेट ये था कि अगर मैं फिर से आऊं तो 4 से 6% तक लेकर के जाऊंगा, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। तो इस पे ध्यान देते ही नहीं, जिस कारण हमारा देश इतना पीछे है। अभी एक ही ऐसा राज्य है जहां पे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इतना ध्यान दिया जाता है, वो है दिल्ली। दिल्ली में 16% जो अपने जीडीपी का पैसा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे जो है सो वो सरकार खर्च करती है, और इसीलिए शायद दिल्ली में जो है इतनी अच्छी सुविधा है। तो इसलिए आप लोग भी पॉलिटिक्स में जरूर दिलचस्पी जो है सो रखिए। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीतिक का उदाहरण देते हुए नौजवानों को समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना है, और करना, भाषण सुनना, यह व्यवहारिक राजनीतिक नहीं है तो क्या है। और ये भगत सिंह जो है वो अपने नौजवान को जो ये कहते हैं कि भाई देखो, राजनीति जो जीना है वो व्यवहारिक राजनीति जीना है कि नहीं। व्यवहारिक जीवन का मतलब क्या कि व्यवहार आपका अच्छा होनी चाहिए कि नहीं, राजनीति में भी व्यवहार अच्छा होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। जो आजकल को लीडर को देख रहे, 10-10 केस उस पे है, फिर वो आकर के एमएलए एमपी बनता है, जेल में बंद है, एमएलए एमपी बनता है। ये कैसी राजनीति है भाई? आप क्या कीजिएगा? आप खुद जेल में बंद है, आप हमारे लिए क्या कीजिएगा? जैसा आपका कैरेक्टर रहेगा वैसा ही आपका विचार भी होगा, और वैसा ही हम लोग के लिए भी कीजिएगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा सोचनी चाहिए। तो वही कहते हैं कि व्यवहारिक जिंदगी जीनी चाहिए, और वो उदाहरण भी देते हैं जैसे कि महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, इसके भाषण को सुनते हैं। ये तो व्यवहारिक जिंदगी है और यह राजनीति की है। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवक की जरूरत है जो देश पर अपनी जान निछावर कर दे। और भगत सिंह ये भी कहते हैं
कि भारत को, हिंदुस्तान को एक ऐसे देश सेवक की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए कुर्बान हो जाए, देश के प्रति निछावर कर दे। यही नहीं, आगे वो ये भी कहते हैं, और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी या उसके विकास में निछावर कर दे। और यही नहीं, बल्कि पागल की तरह जो है, उस समय देश हमारा आजाद नहीं था, तो इसलिए आजादी वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया हुआ है कि वो देश की आजादी में या फिर देश के विकास में निछावर कर दे, विकास करने में निछावर कर दे कि किस तरह से उसको विकास किया जाएगा। अब तो हमारा देश आजाद हो चुका है, तो अब हमको विकास करने ही पे तवज्जो देना है। आगे कह रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्या से परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है, इस समस्या के समाधान में योगदान दे सकते हैं, अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए। वाची शब्द नीर भी है। सदा नीरा का मतलब यहाँ पे हो गया जल से हमेशा भरी रहने वाली नदी। वो सदा नीरा निबंध जगदीश चंद्र माथुर जी का है। 1973 में प्रकाशित निबंध संग्रह बोलते क्षण से यह निबंध संग्रहित है। बोलते क्षण लेख संग्रह का एक उपनाम भी है जिसको माथुर जी ने खुद ही दिया है और उसका नाम है माथुर जी की मौजें। माथुर जी ने इसके संबंध में कहा है कि मैंने बस इतना किया है कि अनुभूति के उन अंतरंग क्षणों को वाणी दे दी है। दुख झेलते समय जो लोग संवेदनशील रहे हैं उन्हें इन निबंधों की बोली जानी पहचानी लगेगी। निबंध संग्रह बोलते क्षण में माथुर जी के अन्य निबंध भी हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: मसूरी में बादल, हमारी गली, आटे के दिए, वे बोलते क्षण, काले आसमान में चांद आदि। ये सभी निबंध भाव, व्यक्ति और वस्तु प्रधान है और इन तीनों को अपने में समाहित किए हुए यह प्रस्तुत निबंध ओ सदा नीरा है। यानी ओ सदा नीरा निबंध में भाव, व्यक्ति और वस्तु तीनों ही प्रधान है। अब हम ओ सदा नीरा को सारांशतः एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम स्क्रीन पे लिखते चलेंगे और साथ में उनकी चर्चा करते चलेंगे। इस निबंध की शुरुआत में ही माथुर जी चर्चा करते हैं बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतारकर मानो शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमुक ठुमुक कर चलना सिखा रहा है। यह चर्चा माथुर जी गंडक नदी को लेकर के कर रहे हैं जो चंपारण क्षेत्र से बहते हुए आगे पटना के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है। इस निबंध में माथुर जी ने बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिलों और उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तरी जिलों की चर्चा किया है और इन सभी जिलों की चर्चा वो 1973 के आसपास कर रहे हैं। क्योंकि यह निबंध 1973 में प्रकाशित है तो सीधी बात है कि उससे पहले तक की घटनाओं और प्रसंगों की ही चर्चा कोई लेखक करेगा। यहाँ निबंधकार माथुर जी ने ओ सदा नीरा निबंध में गंडक नदी के क्षेत्रों को आधार बनाकर गंडक नदी का पुरानी और नई स्थिति के साथ ही उसके किनारे क्षेत्रों की प्राचीन एवं नवीन दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। साथ ही 1962 की बाढ़ की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। फिर इस क्षेत्र के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि 12वीं सदी से 300 वर्ष तक कर्णाट वंश का राज था। इस प्रकार सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। इसे कीमियाई प्रक्रिया माथुर जी बताते हैं और यह एक प्रश्न भी आता है। आगे 18वीं शताब्दी के अंत में धांगड़ यानी भाड़े का मजदूर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये लोग छोटा नागपुर जो अब झारखंड में है को नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने लाया। फिर गया से भूइया लोग, फिर इनकी सभ्यता और संस्कृति की चर्चा माथुर जी इस निबंध में करते हैं। नील की खेती को लेकर अंग्रेजों द्वारा किया गया शोषण और गांधी जी का शोषित के लिए संघर्ष करने की चर्चा शुरू करते हैं। एक एक बात पर प्रकाश डालते हैं। इस संघर्ष में पुंडलिक जी के साथ और उनके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालते हैं। साथ में
माथुर जी यह बताते हैं कि जब मैं वहां पे गया था तो वहां पे मुझसे पुंडलिक जी भी मिले हैं। जैसा उनके बारे में, जैसा मैंने पुंडलिक जी के बारे में सुना था, ठीक वैसा ही उनका व्यक्तित्व मुझे दिखाई दिया। और पुंडलिक जी की चर्चा थोड़ा विस्तार में करते हैं आगे। अब गंडक नदी रामपुरवा जगह की चर्चा और बौद्ध प्रभावित स्थल कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, चानीगढ़ और वैशाली के इतिहास और बौद्धकालीन अवशेष की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि गंडक नदी को ही इन कुछ स्थलों पर नारायणी भी कहा जाता है। अब गंडक नदी का हिमालय से लेकर पटना के पास गंगा में जाकर मिलने की यात्रा और इसमें मिलने वाली तमसा पंचनद नदी की पौराणिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए गज ग्रह की लड़ाई को भी याद दिलाते हैं और कहते हैं कि वर्तमान और अतीत की मूल समेटे हुई नदी है गंडक नदी। और अंत में माथुर जी गंडक नदी पर बनने वाले बांध की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि चंपारण के साथ साथ ही तिरहुत क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होगा। और कहते हैं कि मैं मन ही मन नमस्कार करता हूं उन इंजीनियरों को, विश्वकर्माओं को, मजदूरों को जो भगवान के इस नूतन विराट रूप के विधाता हैं, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करे या न करे, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर ज्योतित हो उठेंगे। फिर यह पाठ खत्म हो जाता है। इस निबंध में उन्होंने गांधी जी पे विस्तृत प्रकाश डाला है, जिसमें पुंडलिक जी हैं, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के समय से लेकर के उसके अवशेषों तक की चर्चा थोड़ा विस्तार में करते हैं, जिसके कारण यह निबंध कविता और नई कविता है। नामवर सिंह जी पुरानी कविता और नई कविता की चर्चा शुरू करते हैं और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के ऊपर नामवर सिंह जी कहते हैं कि स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। वैसे प्रबंध काव्य ये छोटी छोटी कविताएं नहीं होती हैं। प्रबंध काव्य जैसे रामचरितमानस हो गया, कमायनी हो गया, राम की शक्ति पूजा है निराला जी की, नई कविता में छोटी छोटी कविताएं आती हैं, उनको लेकर के यह चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रति उनकी थोड़ी सी नाराजगी भी है कि आखिरकार उन्होंने नई कविताओं को अपने सिद्धांत में क्यों नहीं कोई जगह दिया और उसे अच्छे काव्यों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा। फिर इसमें पुराने काव्य सिद्धांत की चर्चा है, जो अभी हमने बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सिद्धांत की। अगला बिंदु पुराने काव्य सिद्धांत है, मतलब इस बिंदु के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि आखिरकार नामवर सिंह जी पुराने काव्य सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं। तो नामवर सिंह जी पुराने काव्य सिद्धांत के बारे में पुनः रामचंद्र शुक्ल जी की ही बात को दोहराते हैं और कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी का जो मानना था कि एक प्रबंध काव्य जो होता है वो सबसे बढ़िया काव्य होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि किसी भी काव्य में मार्मिक तथ्य, मनुष्यता की उच्च भूमि, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, अलंकार आदि होना चाहिए। और जिन कविताओं में भी ये चीज होती है वह आदर्श कविता होती है, जबकि यह सारी चीजें 20वीं सदी की कविताओं में धीरे धीरे करके हटती गई हैं। कुछ कविताएं हैं जो प्रबंध काव्य की श्रेणी में गई हैं। बहुत सारे कवियों ने जो अपनी कविता लिखी, उन कविताओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अलग श्रेणी में ही रख दिया और उनके स्तर को उस स्तर का नहीं माना जो एक आदर्श काव्य का होता है। यही बात नामवर सिंह जी की नाराजगी का अपना कारण है। नामवर सिंह जी हमेशा इन सब चीजों को लेकर के अपनी रचनाएं लिखते रहे हैं, आलोचना करते रहे हैं। अब हमारा अगला बिंदु गीत काव्य परंपरा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काव्य सिद्धांतों से अपना अलग होकर के वह पुनः यह याद दिलाना चाहते हैं, पुराने हिंदी साहित्य में भी जो काव्य थे उसमें बहुत सारे काव्य
गीत के रूप में लिखे गए हैं और सारे काव्य प्रबंध काव्य के रूप में नहीं है। इसके तर्क में उन्होंने विनय पत्रिका की भी चर्चा किया है और विद्यापति जी की चर्चा करते हुए नामवर सिंह जी कहते हैं, तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक नई प्रगीतात्मकता यानी लिरिज्म के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि लोक भाषा की परिष्कृत प्रगीतात्मकता का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत के सभी आधुनिक भाषाओं में अलग अलग साथ हुई। तात्पर्य यह है कि जो यहाँ पे मध्ययुगीन भारत की चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास की जो चर्चा उन्होंने किया, यह सब कवि मध्ययुगीन भारत में ही आते हैं। यहाँ से नामवर सिंह जी कहीं न कहीं यह सिद्ध करना चाहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो काव्य आदर्श थे उसमें इन कवियों की कहाँ जगह है, और कहीं अगर इनकी जगह है तो आज के कवियों को क्यों छोड़ा। जो उनके समय में थे उनको भी पकड़ना चाहिए। और आज के कवियों की कविताओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रगीत माना है और इसको उन्होंने अपने समीक्षा में उचित जगह नहीं दिया है। इसके कारण ही नामवर सिंह जी नाराज हैं। फिर नामवर सिंह जी 20वीं सदी में प्रगीत और समाज की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, और जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले न हो, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। आज की कविताओं की इन्होंने यहाँ पे विशेषता बता दिया है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि भी हुए, और अधिकांशतः उन्होंने प्रबंध काव्य ही लिखे, जिन्हें उस समय ज्यादा सामाजिक माना गया। लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे, और उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता थी। फिर इसी में नामवर सिंह जी चर्चा करते हुए कहते हैं कि आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। प्रगीतात्मकता की यह धारणा इतनी बद्धमूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक हो। यानी जो कविताएं पढ़ने से यह लगती है कि ये व्यक्तिगत कविता है कि किसी ने अपने ऊपर लिखा है, अपने दर्द को व्याख्यान किया है। फिर कहते हैं नामवर सिंह जी, चूंकि इस प्रकार के व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और भी विकसित हो रही है, इसलिए फिलहाल प्रगीत कविता की इस मानसिक धारणा से छुटकारा संभव नहीं है। और नामवर सिंह जी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे शमशेर जी की 1941 की लिखी एक कविता याद आ रही है, जिसे संयोग से उन दिनों काशी में एक शाम उन्हीं के मुख सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और फिर उन्होंने उस कविता के बारे में लिखा है, और फिर आगे कहते हैं कि आज दोबारा
इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडर एडोर्ना का एक वाक्य याद आ रहा है, जिसका भाव यह है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। यानी कविता वही समझ सकता है जो अकेले में रह करके मानवता की जो आवाज होती है उसको सुनता हो, यानी उसके पास दिल हो, एहसास करने की क्षमता हो, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और फिर नई कविता की चर्चा करते हुए नामवर सिंह जी उसके संघर्षों को रेखांकित करते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि नई कविता के अनेक कवियों ने अंतर गुहावास का रास्ता अपनाया तो मुक्ति बोध ने आत्म संघर्ष का, जो उन्हें प्रायः वही संघर्ष में झोंकता रहा। यहाँ जो शब्द आया है अंतर गुहावास, इसका मतलब होता है कि मन की गुफा में रहना जहाँ कोई देख या पहचान न सके, यानी एकांत में रहना। आगे कहते हैं कि कुछ साल पहले एक दशक ऐसा फिर आया था जब अनेक कवि अपने अंदर का दरवाजा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए थे और व्यवस्था के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली, जिन्हें देखकर कविता को भी शर्म आए। गनीमत है कि वह दौर जल्द ही खत्म हो गया। आज कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ का सामना करने में कोई हिचक है। अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और न बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर है और कोशिश है उसे अर्थ देने की। और अंत में कहते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं है और न ही कविता को नितांत वैयक्तिक मोड़ देने की कोई साजिश। इसका अर्थ उन आत्मपरक कविताओं की ओर आलोचक की वापसी भी नहीं है जिसे पहले मुक्ति बोध ने एक साहित्यिक की डायरी में और फिर मैंने कविता के नए प्रतिमान में जड़ीभूत सौंदर्यानुभूति के रूप में तिरस्कृत किया था। जरूरी नहीं कि यह प्रगीतात्मकता छंदों की ओर लौटकर ही अपनी विशिष्टता प्रमाणित करे। इधर की कविताओं से धीरे धीरे यह बात पुष्ट होती जा रही है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी गर्म होती है। इस प्रकार से प्रगीत और समाज निबंध समाप्त हुआ और साथ में हमने उसके महत्वपूर्ण चैप्टर को शुरू करते हैं। इस आत्मकथा में वर्णित गांव उस समय के भारतीय गांव की स्थिति को स्पष्ट करता है। यह सारे गांव वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। नीची समझी जाने वाली जातियां जैसे बंगियों, चमारों, धोबियों आदि जातियों के घर ऊंची समझे वाली जाने वाली जातियों से अलग बसे होते थे। यह बहुत ही गंदी बस्तियां होती थी। उसके बाद लेखक ने ऊंची जातियां विशेषकर त्यागियों के बुरे व्यवहार की चर्चा भी की है। जो दोस्तों बेसिकली क्या होता था कि जो नीची जाति वाले होते थे उनकी जो है ऊंची जाति वाले जो होते थे उनसे जो है घर जो है अलग जगह पे जो है बसा होता था। उसके बाद लेखक जो है कुछ बातें जो है त्यागियों के बारे में बोलता है, चलो वो भी देख लेते हैं। त्यागियों के व्यवहार के बारे में जो है लेखक ने चर्चा की है कि वह किस प्रकार से गाली गलौज के साथ भंगी जाति के लोगों को प्रतिताड़ित करते थे, यानी कि किस तरीके से परेशान करते थे। उनकी जिंदगी कुत्ते बिल्ली की जिंदगी से भी बदतर बना दी गई थी। यानी कि जो नीची जाति वाले लोग होते थे उनकी जिंदगी जो है कुत्ते बिल्ली की जिंदगी से भी जो है काफी बेकार हो चुकी थी इस टाइम में। नीची जातियों के स्पर्श को भी पाप माना जाता था। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अछूतों के लिए स्कूल की व्यवस्था भी की गई थी, परंतु वहां भी अध्यापक जो है मतलब सिर्फ ऊंची जातियों के साथ वालों के साथ ही जो है ठीक से अध्यापक भी पेशाता था और जो नीची जाति वाले जो बच्चे होते थे उनके साथ जो है ठीक से नहीं पेशाया करते थे वहां पे जो अध्यापक होते थे। ठीक है, लेखक को भी बड़ी मुश्किल से एक सरकारी स्कूल में प्रवेश मिला, परंतु वहां का हेडमास्टर कलीराम लेखक को पढ़ने की बजाय स्कूल की सफाई का काम सौंप देते थे। और जब लेखक ने इसका विरोध किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अपने पिता को ये बात उन्होंने जो है मतलब जाके बताई। ठीक है, अपने पिता को ये बात बोली तो उनके पिताजी जो है स्कूल में जाते हैं और काफ़ी जो है वहाँ पे जाके जो है विवाद हो जाता है। तो आगे देखते हैं। नीची जातियों द्वारा अधिक से अधिक काम कराना और उसके बदले में ऊंची जातियों द्वारा उन्हें सताए जाने की लेखक ने बेहद
बेहद मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बुराई की है लेखक ने इस बात को कि किस तरीके से जो है ऊंची जाति वाले जो है नीची जाति वाले से काम करा लेते थे और उन्हें जो है उसके बदले में मतलब कोई पैसा नहीं मिलता था, बेरोजगारी मतलब जो बेगारी कराई जाती थी बेसिकली। अपनी आत्मकथा में, आत्मकथा यानी कि जूठन शब्द की जो है व्याख्या करते हुए वह बताते हैं कि जूठन कैसे एक अमानवीय प्रथा बन गई थी। शादी विवाह के अवसरों पर मेहमानों द्वारा खाना खाने के बाद जूठी पतलों को दरवाजे के बाहर टोकरे लेकर बैठे चूहड़ों को दे दिया जाता था, जिन्हें घर ले जाकर वह कुछ जूठन खा लेते थे और बची हुई जूठन को भविष्य के लिए सुखाकर सुरक्षित करके रख लेते थे। यानी कि जो भी ऊंची जाति वाले होते थे उनके घरों में जब शादियां होती थी तो जो भी बचा कुचा होता था वो जो है इन चूहड़ों को दे दिया जाता था, जो उन्हें खाते थे और जो बच जाता था उसे सुखा के रख लेते थे फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि फ्यूचर में कभी काम आ सकता है। इस प्रसंग का जिक्र करते हुए लेखक ने बताया है कि उसकी मां ने भी सुखदेव सिंह की लड़की की शादी में 15 दिन तक का कार्य किया और विवाह के बाद जब उसने अपने बच्चों के लिए जूठन की मांग की तो सुखदेव सिंह ने उसे गाली गलौज कर चलता होने को कहा, परंतु लेखक की मां ने हिम्मत नहीं हारी और बड़े साहस से चौधरी का विरोध किया और उसके बाद लेखक के परिवार ने कभी जूठन नहीं खाई। अंत में लेखक बताता है कि जब वह उच्च पद पा जाता है तो 25-30 वर्ष बाद सुखदेव सिंह अपने पोते के किसी इंटरव्यू के सिलसिले में उसके घर आता है और सम्मानता पूर्वक भोजन करता है। यानी बाद में ऐसा होता है कि लेखक जो है एक अच्छी खासी पोजीशन पे आ जाता है तो वही बंदा जो मतलब उस टाइम में उसे जूठन नहीं देता वो जो अपने पोते के इंटरव्यू के सिलसिले में जो उससे मिलने आता है और उसके घर पे आके जो है खाना खाता है। यानी कि कंडीशन कितनी ज़्यादा जो है चेंज हो गई। इस प्रकार लेखक ने पूरी आत्मकथा में अपने विद्यार्थी जीवन के अंशों का उल्लेख किया है। कविता के इस मर्मी आलोचक कवि का जन्म सौभाग्य से पूर्वांचल की मिट्टी में हुआ था। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा जहां पर बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, सोनभद्र यह सब जिले पूर्वांचल के हिस्से माने जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश है उसका पूर्वी हिस्सा, उसी में एक जिला है आजमगढ़, उसकी चर्चा की जा रही है यहाँ पे। और सन 1935 में मलयज का जन्म दोहरी घाट के निकट महुई गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव था। उनका सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विकास इलाहाबाद की परिमल पाठशाला में हुआ था। स्वर्गीय विजय देव नारायण शाही और शमशेर से प्रभावित मलयज आश्चर्यजनक रूप से न तो लोहियावादी थे और न ही कलावादी। उन्होंने साहित्य में व्यक्तिवाद व कलावाद के आजीवन निर्मम आलोचक के रूप में ख्याति अर्जित की। नियति की विडंबना यह रही कि बचपन से मृत्यु पर्यंत मलयज भौतिक जीवन की आपदाओं से जूझते रहे। महज 9 वर्ष की उम्र में ही यह क्षय रोग के शिकार हो गए। 1956 में इलाहाबाद से बीए करते हुए अपर क्षय रोग का भयावह आक्रमण हुआ। मलयज को वेल्लूर ले जाया गया, वहां उनका एक फेफड़ा काटकर निकाल दिया गया। इस बीमारी ने उनसे बहुत बड़ी कीमत वसूल ली। वे लगभग कृशकाय हो गए। उनके स्वभाव पर इस बीमारी का असर पड़ा। स्वभाव से गंभीर और अंतर्मुखी मलयज को एक अस्थायी अवसाद ने घेर लिया, लेकिन मलयज में एक अदम्य जिज्ञासा थी। जिज्ञासा माने जीने की इच्छा। जीवन को ललक के साथ जीने की उम्मीद ने उन्हें हमेशा बांधे रखा। अंग्रेजी से एमए करने के बाद मलयज इलाहाबाद छोड़ आजीविका की खोज में दिल्ली गए। वहां प्रभाकर माचवे की मदद से कृषि मंत्रालय की अंग्रेजी पत्रिका में नौकरी करते हुए साहित्य के सृजन में चुपचाप संलग्न रहे। दिल्ली में रहते हुए भी दिल्ली के मिजाज से दूर अपनी लेखकीय धुन में रमे रहे। वह शमशेर के निकट रहे। शमशेर लेखक है। यद्यपि शमशेर उम्र में उनसे काफी बड़े थे, पर दोनों की मैत्री का सिलसिला इलाहाबाद से दिल्ली तक बरकरार रहा। क्या विडंबना है कि उम्र में शमशेर से बेहद छोटे मलयज शमशेर से पहले विदा हुए। मलयज के स्वभाव पर शमशेर की यह टिप्पणी देखिए। शमशेर कहते हैं, वे सतर्कपूर्ण जिरह के एक प्रश्न पत्र सरीखे थे।
जैसे सब कुछ सोच विचार कर तैयार होकर मिलने आए हों। उनमें कोई हार्दिकता नहीं थी। लगता है जैसे हर समय मेरे अंदर कुछ कुरेद रहे हों। जबकि मलयज शमशेर की कविता के सिर्फ पाठक भर न थे, निर्मम, विश्वसनीय एवं बेबाक आलोचक थे। एक खास तरह की तटस्थ साफगोई उनके व्यक्तित्व व स्वभाव से लेकर उनकी आलोचना में व्याप्त थी। 1960 में लहर के बहुचर्चित कविता के विशेषांक का संपादन करके मलयज ने संपादन कला के साथ नई कविता और सन 60 के बाद की कविता के फर्क को पहली बार काव्य आलोचना में उद्घाटित किया था। उसी अंक से नव लेखन के सौंदर्य शास्त्र विषय पर दूधनाथ सिंह से हुई उनकी जिरह और बहस इतने वर्षों बाद आज भी पठनीय और मननीय है। वैसे मलयज अपनी बीमारी के कारण केवल 47 साल तक ही जीवन जी पाए और उन्होंने अंतिम समय तक लेखन का काम किया है। इनकी रचना कृति में 2 कविता है, एक जख्म पर धूल और दूसरा अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ। इसके अलावा उन्होंने डायरी लिखा है और इनकी डायरी से इन्होंने जो भाग प्रकाशन कराया वह है हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 में। और उसी साल 1982 में ही इनकी मौत हो जाती है या स्वर्ग को चले जाते हैं। बाद में इनकी सारे डायरियों को उठा करके मलयज की डायरी के नाम से नामवर सिंह जी ने उसका 3 भागों में प्रकाशन कराया है। आइए अब हंसते हुए मेरा अकेलापन के सारांश की तरफ आगे बढ़ा जाए। हंसते हुए मेरा अकेलापन में 14 जुलाई 1956 से 3 मार्च 1981 तक के अलग अलग तारीखों की डायरी का उल्लेख है। इसमें 3 अलग अलग जगहों की चर्चा भी है, जिसमें एक है रानीखेत, सभी को मालूम होगा, यह भी एक पर्यटन स्थल है। दूसरा कौसानी, यह एक उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिला में गरुड़ तहसील का एक गांव है। यह अल्मोड़ा से 53 किलोमीटर दूर है। इसे गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। वास्तव में यहां से हिमालय की खूबसूरती का दर्शन होता है और उस जगह पर बैठ करके भी उन्होंने अपनी डायरी लिखी है। और तीसरा जगह का चर्चा है जो वह दिल्ली है। दिल्ली में जो नौकरी करते थे उस समय का भी उन्होंने चर्चा किया है। हम तारीख और उस समय मलयज की उम्र के साथ इसके 12 भागों का सारांश देखेंगे। सारांश में मुख्यतः पाठ का निचोड़ होता है और यहाँ हम भी मलयज के इस डायरी की मुख्य बातों को आपके समक्ष रखेंगे। इसका 12 भागों में से एक और 4 भाग यानी 14 जुलाई 1956 और 5 जुलाई 1962 की डायरी लेखन इसमें थोड़ा लंबा है। तो आइए पहला भाग देखें जो 14 जुलाई 1956 में इन्होंने लिखा है। जगह रानीखेत। इसमें वृक्ष और प्राकृतिक चर्चा के साथ रंग सिद्धांत की चर्चा करते हुए अपने जीवन के संघर्ष की चर्चा मलयज कर रहे हैं और कहते हैं मौसम एकदम से ठंडा हो गया है, बूंदाबांदी और हवा। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। यानी मलयज का कहना है कि जो कलाकार है वह जो अपनी कला दिखाता है, लेखक के संबंध में अगर बात किया जाए तो लेखक लिखता है, उसके अंदर एक आग होनी चाहिए जो वह लिखता है, लोग पढ़ें तो उनको सुकून मिले और यह आग लेखक के विचारों में होना चाहिए जबकि उसे खुद ठंडा होना चाहिए। आगे इसी में वो कहते हैं, अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 अदद देवदार हैं, पूरे 11 गिनकर, जैसे एकादश रुद्र। खामख्वाह ही सोचता हूं कि वे 10 क्यों न हुए या 12 क्यों नहीं। जब भी उधर से गुजरा हूं यही ख्याल उमड़ते हैं, यानी मैं किस कदर बोर हूं। मलयज अपने आप को ही यहाँ पर बोर कह रहे हैं। आगे कहते हैं, किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को
बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मलयज एक चित्रकार भी रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर वह रंग सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि मैं संयत हूं, यानी ठंडा। अभी जब बाहर निकलूंगा तब खूब घना और खूब सफेद कुहरा मुझसे लिपट जाएगा, सब ओर छा जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण, वह भविष्य जो फीते की तरह बीच से ही कटा हुआ है, इस कुहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन लिए हुए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कुहरे की ताबीज में। और अंत में आकर के अपनी बात को फिर रख रहे हैं कि तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जाड़ा के लिए भी चाहिए। अब इसका सारांश देखा जाए तो यही है कि मलयज कह रहे हैं कि एक लेखक के लिए उसके हृदय में आग होना जरूरी है, जिसके कारण उसकी लेखनी अच्छी होती है। और हृदय की वह आग हमेशा जलती रहनी चाहिए, जिससे कि लेखक की कलम से हमेशा अच्छे विचार और अच्छी चीजें निकलती रहे, चाहे वह मौसम ठंडा का ही क्यों न हो। आइए अब डायरी के 12 भागों में से दूसरे भाग की तरफ आगे बढ़ें। यहाँ पर इनकी उम्र 22 वर्ष है और 18 जून 1957 को ये लिख रहे हैं। किसानी और सामाजिकता की चर्चा करते हुए वह बात को थोड़ा घुमा रहे हैं और कहते हैं कि हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है कि फसल कटने भी नहीं पाई, जड़ों को उखाड़कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बांट बखेरदार। प्रश्न है, वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। घुमा फिरा करके इन्होंने बात को यहाँ पर लिखा है और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लेखक यहाँ पर देख रहा है कि किस तरीके से किसानों ने अपनी खेती को खाद पानी देने के साथ ही अपने मेहनत को भी दिया और अपने समय को भी दिया है। और यहाँ पर लेने वाले लोग अपने हिस्से और बटेदारी के लिए लोग आकर के खेत के पास खड़े हो गए हैं और इस पर वह व्यंग करते हुए कहते हैं कि बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। यह व्यंग चाणक्य के ऊपर है, क्योंकि चाणक्य की घटना आपको याद होगी कि चाणक्य ने अपने शिखा को यानी चोटी को खोल दिया था और उसने कहा था, जब तक मैं घनानंद को राजा से हटा नहीं देता हूं तब तक यह शिखा नहीं बांधूंगा। कहीं न कहीं मलयज यहाँ पर चाणक्य की बात को लेकर के भी इंगित कर रहे हैं और उसका उदाहरण देते हुए आज के समाज में बांट बटेदारी प्रथा पर व्यंग कर रहे हैं और उन्हें कौवों का संबोधन भी देते हैं। अब आइए अगले तीसरे भाग की तरफ आगे बढ़े। उम्र इनकी अब 27 वर्ष है और तारीख है 4 जुलाई 1962। इस भाग में मलयज निराशा और बेचैनी के बीच में है और लेखन को लेकर के वह परेशान भी दिखते हैं और वह यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। इतनी भी ताब नहीं कि डाकघर में जाकर पूछाऊं। आगे अपने मना स्थिति पर लिखते हैं कि ऐसी मना स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का। यूं भी पहले कौन तीर मार रहे थे, चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। वैसे कुंठा शब्द को अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, उसी का हिंदी नाम कुंठा है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशंका में हर दम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रहस्यमयी लगती है, हर खटका चौंका जाता है, अटखेलिया करती हुई हवा कन्फूसिया सी करती लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। यहाँ मलयज कसौनी में है और यह हवा और आहट की जो बातें कर रहे हैं वह कहीं न कहीं वहां पे प्रकृति की बात कर रहे हैं। अब आइए अगले भाग चौथे की तरफ बढ़ा जाए। इनकी उम्र यहाँ पर भी 27 वर्ष ही है। तारीख है 5 जुलाई 1962। यह भाग
पहले भाग की तरह ही थोड़ा लंबा है। इस भाग में लेखक बलभद्र की रचना पर उनकी खुशी देखकर मलयज को थोड़ा आत्मसुकून का आभास होता है। इस चीज की ही चर्चा यहाँ पर है। और फिर दो अध्यापकों के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यहाँ के स्कूल से दो अध्यापकों से परिचय। टिपिकल पहाड़ी जन, सीधे साधे, तरल, बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयाँ और बुराइयां दिख जाए। बुराइयां बल्कि कमजोरियां कहना अधिक उचित होगा। ऐसी कि प्यार करने की तबीयत हो, कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं। अब यहाँ पर वो बात को घुमा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को भी शामिल कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे, अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं। बस एक रिसन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है, इसलिए वह अखरता नहीं है। पर यह नहीं अखरना किसी अंतः स्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई व्यवस्था है, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी शर्त आ छोड़ जाता है, उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करता। चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, सब कुछ यूं ही चल रहा है। बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। मलयज का कहने का तात्पर्य वही है जो आम बोलचाल में होता है कि भैया हमारी जिंदगी इतनी कट गई है, आगे भी वैसे ही कट जाएगी। और यह सब समाज में जो भी कहता है, कहीं ना कहीं वह थके हुए मन से कहता है। आइए अब पांचवें भाग को देखा जाए। यह भाग भी कसौनी में रह करके ही उन्होंने लिखा है और तारीख हो गई है आज 8 जुलाई 1962। सबसे छोटी चर्चा इसी भाग में है और इसमें प्राकृतिक सुगंध की चर्चा करते हुए मलयज कहते हैं कि कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती है, इतनी कोमल और मिठास सी लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती हैं। बारजे तो मालूम ही होगा, बारजे मतलब होता है बालकनी अंग्रेजी में, और छज्जा भी कह सकते हैं। इसके बाद अब छठा भाग। और यहाँ पर इनकी उम्र 41 वर्ष हो गई, क्योंकि पांचवा भाग में सन 62 तक की चर्चा है और छठे भाग में दिल्ली जगह है और 1976 की चर्चा है। यहाँ पर 41 वर्ष की इनकी उम्र हो गई है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मलयज ने मात्र 47 वर्ष ही अपना जीवन जिया है। इस भाग में वह 7-8 साल की बच्ची के सेव बेचने की बात करते हुए कहते हैं कि वह 7-8 साल की लड़की जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी या जिसे हाल में ही दुकान संभलवा दी गई थी, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने को आतुर थी। मैंने उसके पतले लगभग झवराए जिस्म, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा और उन सेबों की तरफ जिसके ढेर की जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। फिर 2 साल बाद 7वां भाग शुरू होता है और यहाँ पे इनकी उम्र हो गई अब 43 वर्ष। तारीख है 10 मई 1978 और इस 7वें भाग से लेकर के 12वें भाग तक जगह की चर्चा नहीं है, अतः हम लोग यहाँ से उनकी उम्र और तारीख से डायरी के सारांश को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस दिन की डायरी में मलयज रचा हुआ यथार्थ और भोगा हुआ यथार्थ की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह महत्वपूर्ण भाग है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इस भाग में मलयज कहते हैं कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। अब इसके तर्क में अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं, यानी जो बच्चे हैं उनको वह यथार्थ माने वास्तविकता होता है, यथार्थ है। इनसे जुड़ी हुई फिक्रे और सरोकार मतलब लगाव मेरे अपने रचे हुए हैं और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूं और उसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिपल महसूस करता हूं। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है।
भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरों के दिए हुए हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ की रचना एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। संपृक्ति का मतलब हो गया जुड़ाव। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। द्वंद्वात्मक मतलब आपस में खींचातानी। एक के होने से दूसरे का होना है। दोनों की जड़ें एक दूसरे में है और वहीं से वे अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते हैं। यहाँ पर इस भाग में बहुत ही गुण गंभीर बातों को मलयज ने रखा हुआ है और इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। इसीलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल किया है। आगे प्रश्नोत्तर में भी चर्चा करेंगे। आइए अब अगले भाग 8वें की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर उम्र फिर वही 43 साल ही है, क्योंकि 10 मई 78 के बाद यहाँ 11 जून 1978 को मलयज लिख रहे हैं। यहाँ पर मलयज लेखनी में शब्द और अर्थ के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और अपना विचार रखते हैं। कहते हैं कि कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है। तब शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते, एक दूसरे को छोड़ते हुए। जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है और इसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है, अपने प्रस्फुटन का आदि स्रोत। प्रस्फुटन मतलब होता है खिलना। अगला छोटा भाग 9वां भाग। यहाँ पर भी उम्र 43 वर्ष ही है, क्योंकि यहाँ भी तारीख 20 जून 1978 है। वैसे हम आपको बता दें कि 7वां, 8वां, 9वां और 10वां भाग 78 में ही उन्होंने लिखा है और इसलिए यहाँ पर 43 वर्ष की अवस्था में ही यह बातें लिखी जा रही हैं और यह चारों भाग उसी उम्र के हैं। और यहाँ पर मलयज सुरक्षा की बात करते हैं और कहते हैं कि सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वहां सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है एक पल पल की धुकधुकी के साथ। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में, पीसने में और खटने में। बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। सेने यानी अपने आप को बचाना। मुर्गी के अंडों को कहा जाता है कि मुर्गी अपने अंडों को सेती है, वही शब्द यहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया है। अगला भाग 10वां है और इस भाग का तारीख 9 दिसंबर 1978 है। उम्र 43 वर्ष ही है, पहले भी बताए हैं। यहाँ पर रचना और दस्तावेज को लेकर के वो बात रखते हैं और कहते हैं कि जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे एक संभावना में ही वह रचना है, शेष सिर्फ दस्तावेज। लेकिन यह दस्तावेज भी जरूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव, रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता है, न बीज अपने को चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुगबुगाता है। अब आइए इसके 11वें भाग को देखते हैं और यहाँ पर तारीख है 25 जुलाई 80। अब यहाँ पर उम्र हो गई है 45 वर्ष और यहाँ पर मलयज डर को लेकर के लिखते हैं कि इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूं। इस डर के कई रूप हैं और यहाँ पर वो अपने डरों की चर्चा करते हैं। बीमारियों की डर की चर्चा करते हैं, बच्चों के लेट से आने पर जो डर होता है उसकी चर्चा करते हैं और अंत में कहते हैं कि
पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वह नहीं दिखने लगते तब कहाँ गए की अकुलाहट कोई उत्तर देर तक न पाकर डर में बदलने लगती है। मन इतना कमजोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस आता है। और अब इसके 12वें भाग और अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तारीख है 3 मार्च 1981 और उम्र है 46 वर्ष। हमने पहले भी बताया आपको कि मलयज केवल 47 वर्ष ही जिए थे और यहाँ पर उनका 46वां वर्ष है, यानी अपने मृत्यु से 1 साल पहले की यह 2 लाइन की बातें वो लिख रहे हैं। और इस अंतिम भाग में मलयज कहते हैं कि अपने को कटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविसा में हरदम तना हुआ किसी लक्ष्य पार छूटने को कसा हुआ रहता है। जिजीविसा का मतलब होता है जीने की इच्छा। यहाँ पर मलयज का कहने का मतलब यही है कि इंसान अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो, कितना भी कमजोर हो, लेकिन वह दुनिया के सामने हमेशा अपनी कमजोरियों को ढक करके वह यह दिखाना चाहता है कि वह बहुत ही मजबूत है और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है, वह अपना लक्ष्य छोड़ने वाला नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर इस निबंध के महत्वपूर्ण